वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हमने खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी क्रांति, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा का वध करके शासन हथियाने की घटनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा का वध करने के बाद में जब दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया तो उसने किन किन राज्यों के ऊपर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा कि मैंने आपको खिलजी क्रांति के संदर्भ में बताया था कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनमें से किसी भी शासक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के इतने बृहत स्तर पर प्रयास नहीं किए जितने कि अलाउद्दीन खिलजी ने किए। इससे पहले के शासक मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए प्रदेशों को कमोबेश बचाए रखने के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उसका विस्तार करने का निश्चय किया। और अलाउद्दीन की जो दो महत्वाकांक्षाएं थी उसमें से एक थी खुद को सिकंदर ए शानी मानना, यानी द्वितीय सिकंदर मानना, और वह सिकंदर की तरह भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो हम आज ये देखेंगे कि उसने अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजय। इसकी विजय के पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहले घटनाक्रम में उसने उत्तर भारत के काफ़ी क्षेत्र को जीता और फिर वह दक्षिण की तरफ गया। तो पहले देखते हैं उत्तर भारत में कौन कौन से राज्यों पर इसने आक्रमण करके उसके साथ उसको जीता। गुजरात, सबसे पहले गुजरात में वहाँ पर बघेल शासक हुआ करते थे और उसमें राजा कर्ण उस समय वहाँ का शासक था और उनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। वहाँ पर 1299 ईस्वी में उसने अपने दो सेनापतियों उलूग खां और नुसरत खां को आक्रमण के लिए भेजा और वहाँ उन्होंने इस पर आक्रमण करके अनहिलवाड़ा को जीत लिया। राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी को ले करके देवगिरी चला गया, जहाँ राजा रामचंद्र देव ने उसको शरण दी और एक छोटे से राज्य का राजा बना दिया वहाँ पर। लेकिन उसकी पत्नी जो कमला देवी नाम था वो अलाउद्दीन के सेनापतियों के कब्जे में आ गई और उसको वो दिल्ली ले गए। साथ ही वहाँ मलिक काफूर जो एक दास था उसको भी ले गए। मलिक काफूर का इसलिए रेफरेंस में बता रहा हूँ क्योंकि आगे इस दास ने अलाउद्दीन की दक्षिण विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब वो गुजरात की विजय करके विजयी सेना वापस लौट रही थी तब लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर विवाद हो गया और नव मुसलमान या नवीन मुसलमान, नए मुसलमान उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों को जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों पर बसाया था, जो उसी समय भारत में आए थे, खास करके तुर्की प्रदेशों से आए थे और उनको वहाँ पर तभी बसाया गया था और फिर वो खिलजी की सेना में शामिल हो गए। तो जब गुजरात लूटने के लिए गए थे तो वहाँ से वापस लौटते हुए उन नव मुसलमानों ने बंटवारे के प्रश्न पर विवाद हो गया। वहाँ पर छोटा संघर्ष भी हुआ और कुछ जो नव मुसलमान थे वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप से बचने के लिए रणथंबोर के किले में आकर के शरण ले चुके थे। अलाउद्दीन को जब ये पता चला कि वहाँ पर कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया है तो उनका क्रूरता से दमन किया गया और उन्हें कठोर दंड दिए गए। जब जालोर के पास में ये नौ मुसलमानों के द्वारा लूट के प्रश्न पर झगड़ा हुआ तो कुछ मुसलमान है वो भाग करके रणथंबोर के किले में शरण ले ली और यह देख करके अलाउद्दीन को बहुत ही गुस्सा आया और साथ ही वो ये देखता था कि यदि अरब सागर पर संपर्क बनाए रखना है तो गुजरात और दिल्ली के बीच में महत्वपूर्ण किला है रणथंबोर का, जिसको जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अलाउद्दीन ने 1299 और 1301 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया रणथंबोर में और इसको जीतने का प्रयास किया। तो रणथंबोर में उस समय जो शासक था वो हमीर देव था, जिसके जो वो अपने वचन को निभाने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हठ
चढ़े न दूजी बार। तो ये इसका वचन पालन का जो प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। तो अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया तो हमीर देव को कहा गया कि वो अपने शरणार्थियों को वापस सौंप दें, लेकिन हमीर ने चूंकि उनको वचन दिया था कि आपकी रक्षा करूंगा, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो जब आक्रमण किया तो वहाँ पर घेराबंदी की गई। नुसरत खां और उलूग खां वहीं सेनापति थे जो गुजरात को जीत करके आए थे, लेकिन इस घेराबंदी में नुसरत खां मारा गया और फिर अलाउद्दीन स्वयं को आना पड़ा। जब अलाउद्दीन आया तो उसने किले को 1 साल तक घेर करके रखा और अंदर जो किले के अंदर जो लोग रहते थे, सैनिक रहते थे, परिवार रहता था, वहाँ पानी और खाने की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। अंत में हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने विश्वासघात किया और किले का गुप्त दरवाज़ा अलाउद्दीन के सैनिकों को बता दिया, जिससे अलाउद्दीन की सेनाएं अंदर घुस गई और युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में हमीर देव पराजित हुआ, युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया और राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया। जब जोहर और केसरिया, केसरिया का मतलब होता है जब सैनिक केसरिया पहन करके युद्ध में जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, काम आ जाते हैं, और पीछे जो औरतें होती है वो जोहर करती है, यानी वो जीवित ही जलती हुई अग्नि में कूद पड़ती हैं। तो जब केसरिया और जोहर दोनों ही एक साथ होते हैं तो उसको राजस्थान की शब्दावली में शाका कहा जाता है। तो ये शाका माना जाता है। चित्तौड़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर था और रणथंभौर को जीतने के बाद में चित्तौड़ को जीतना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और चित्तौड़ में उस समय राणा रतन सिंह है वो शासन कर रहा था। राणा रतन सिंह जो गुहिल वंश का व्यक्ति था और 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण करके उस किले की घेराबंदी कर ली। यहाँ पर पद्मिनी की घटनाओं का उल्लेख आता है। इतिहासकार इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का जो बड़ा आधार है वो ये है कि इस घटना का समकालीन वर्णन बहुत ही कम किया गया है या न के बराबर किया गया है। यह माना जाता है कि पद्मिनी की कथा या पद्मावती की जो कथा है उसको सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा और उसने पुस्तक लिखी पद्मावत, उसमें सबसे पहले उल्लेख किया। और ये जो पुस्तक है वो 1330-40 के आसपास की 1530 या 40 के आसपास की किताब है। यानी इस घटना से लगभग 200-225 साल बाद में लिखा ग्रंथ उसमें ये पद्मिनी की कहानी लिखी गई है। लेकिन पद्मावत के बाद में जितने भी इतिहासकार हुए, चाहे वो मुगल दरबार में रहे हो चाहे और हुए हो, सभी ने इस घटना का उल्लेख किया है। जैसा कि जेम्स टोड जब भारत आया तो उसने भी इस घटना का उल्लेख किया है। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कल्पना है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सत्य है। लेकिन यदि वहाँ के पुरातात्विक अवशेषों को देखें तो अभी भी वहाँ पद्मावती के कई अवशेष चित्तौड़ के किले में मौजूद है। और जोहर करना राजपूत स्त्रियों में परंपरा रही है। तो यदि पद्मावती थी और उसने यदि जोहर किया है तो वो कोई गलत या अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो जेम्स टोड भी यही कहता है कि जब अलाउद्दीन ने पद्मावती को जीतने का प्रयास किया तो राजपूतों ने प्रतिरोध करने का निश्चय कर लिया। और फिर जब अलाउद्दीन काफ़ी लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी जब कामयाब नहीं हुआ तो कहा जाता है कि उसने पद्मावती को केवल एक बार देखने की बात कही और कहा कि देख करके चला जाऊंगा। लेकिन जब उसको आईने में उसको दिखाया गया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और युद्ध के लिए आतुर हो गया। तो फिर कहानी में ये आता है कि पद्मावती ने संदेश भिजवाया कि मैं अलाउद्दीन के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी शर्त ये है कि मैं मेरी सहेलियों के साथ में पालकियों में बैठ कर के आऊँगी। और जब ये सभी पालकियाँ गई भी वहाँ पर, लेकिन उन पालकी में पद्मावती और उनकी सहेलियाँ नहीं थी, बल्कि पालकी ढोने वाले और अंदर बैठने वाले सभी सैनिक थे। और वो सीधे अलाउद्दीन के डेरे पहुँच गए और वहाँ जा कर के उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। और अंत में रतन सिंह पराजित हुआ और केसरिया भी हुआ और
जौहर भी हुआ। कहा जाता है कि पद्मावती के साथ में 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। तो ये राजस्थान के इतिहास का एक उज्जवल पक्ष भी है। और जब उसको जीत लिया चित्तौड़ को, तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज़्र खां को सौंप दिया, इसलिए इसका नाम खिज़राबाद रखा गया। और रतन सिंह के बाद में इसका जो युद्ध हुआ था, उसमें एक लक्ष्मण सिंह सिसोदा करके सरदार था, सामंत था, जागीरदार था, वो अपने बेटों के साथ में इसमें काम आ गया। तो उसका ही एक वंशज हमीर जो जीवित बचा था, उसने 1321 में चित्तौड़ को पुनः आज़ाद करा लिया। और ये हमीर देव से फिर सिसोदिया वंश है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य भारत में मालवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत थी और काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इसका। अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक महलक देव, जो इतना ज़्यादा सक्षम नहीं था, लेकिन उसका जो सेनापति था कोका प्रधान, उसके पास में वास्तविक शक्तियाँ थी, तो उनके खिलाफ युद्ध किया और अंत में ये दोनों युद्ध में मारे गए और मालवा पर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। फिर अलाउद्दीन ने 1308 में सिवाना पर अधिकार कर लिया और वहाँ के शासक शीतल देव को पराजित कर दिया और युद्ध में मारा गया। जालोर में उस समय कान्हड़ देव था, जिसने 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण का प्रतिरोध किया, लेकिन वो भी मारा गया। कान्हड़ देव के संदर्भ में यह प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन की कोई पुत्री थी जो कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव के साथ में विवाह करना चाहती थी, वो भी घटनाएं इतिहास में आती है। तो इस प्रकार से इसने उत्तर भारत के काफ़ी बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की विजय के बारे में। अलाउद्दीन जब राजा बना था तो उससे पहले उसने चुप करके, जब वो कड़ा का इख्तियार था, तब उसने देवगिरी पर आक्रमण करके यादवों से बहुत अधिक मात्रा में धन लूटा था, लेकिन वो केवल एक धावा था और वो वापस आ गया। अब अलाउद्दीन चाहता था कि मैं दक्षिण भारत के सभी राज्यों को अपने नियंत्रण में रखूं और उस समय दक्षिण भारत में 4 बड़े राज्य मौजूद थे। देवगिरी में जहाँ यादव शासन करते थे, वारंगल जहाँ काकतीय जाति के थे, द्वार समुद्र जहाँ होयसल थे, और मदुरा जहाँ पांडे थे या पांड्य। तो इन 4 राज्यों को वो जीतना चाहता था। अलाउद्दीन ने थोड़ी दक्षिण की नीति उत्तर से अलग अपनाते हुए कहा कि मुझे साम्राज्य में दक्षिण के राज्यों को सीधा मिलाना नहीं है, बल्कि उसको अधीनता स्वीकार करें और वो वार्षिक कर चुकाते रहें, तो उन राजाओं को वापस उनका राज्य दे दिया जाएगा। इस नीति के तहत उसने मलिक काफूर को वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजा और 1302 और 3 का अभियान था वो विफल हो गया और 6-7 में उसने फिर से गुजरात का राजा कर्णदेव जो था उसको पराजित करने और देवल को सल्तनत के हरम में लाने के लिए भेजा गया। तो कर्ण ने सेना का विरोध भी किया, लेकिन अंत में कर्ण पराजित हुआ और देवल को हरम में लाया गया और वहाँ उसका विवाह खिज़्र खां के साथ में हुआ। फिर मलिक काफूर वहाँ से आगे बढ़ते हुए देवगिरी पर आक्रमण किया, जहाँ पर राजा रामचंद्र देव शासक था। उसका पुत्र शंकर देव था जिसने वीरतापूर्ण युद्ध किया, लेकिन जब अंत में पराजित हो गए तो रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने रायन की उपाधि दे करके उसको विभिन्न पोशाकें और उपहार दे करके देवगिरी की रियासत को उसको वापस सौंप दिया। लेकिन जब 1310 ईस्वी में रामचंद्र की मृत्यु हो गई तो शंकर देव ने वो कर देने से मना कर दिया। इसलिए 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन ने फिर से आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत में इस देवगिरी के काफ़ी बड़े क्षेत्र को मिला दिया। तेलंगाना दूसरी महत्वपूर्ण रियासत थी, जिसके वहाँ पर काकतीय शासक थे और इस तेलंगाना, इसको वारंगल कहा जाता है। वहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव, जिसको मुस्लिम इतिहासकार लहर देव नाम से जानते हैं। उस लहर देव पर आक्रमण कर दिया, उसको पराजित कर दिया। एक इतिहासकार हुआ खाफी खां, जिसने ये कहा कि वो जो कोहिनूर हीरा है, जिसका खुद का एक अलग से इतिहास है, वो हीरा रुद्रदेव ने ही अलाउद्दीन को दिया था, यह माना जाता है। बाद में यह हीरा कई अन्य विवरणों में आता है कि ये गोलकुंडा के खानों से निकला था। गोलकुंडा से वहाँ पर औरंगज़ेब ले आया और औरंगज़ेब से यहाँ से जब मुग़लों पर आक्रमण किया अफ़गानों ने, तो नादिर शाह ले गया और नादिर शाह से उसको रणजीत सिंह ने लिया और वहाँ से वो अंग्रेज़ ले गए।
तो ये इसका कोहिनूर हीरे का पूरा वाक्य आता है। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य होयसल राज्य था, जहाँ 1310 ईस्वी पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी द्वार समुद्र पर अधिकार कर लिया। वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसने युद्ध किया और अंत में उसे हर्जाना और वार्षिक कर चुकाना पड़ा और होयसल को भी सल्तनत में मिला दिया गया। और अंतिम और चौथा राज्य पांड्य राज्य था, जहाँ पर वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। इसका फायदा उठाते हुए मालिक काफूर ने वहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य ने छापामार पद्धति अपनाते हुए अपना संघर्ष जारी रखा और अंतिम विजय मलिक काफूर को कभी नहीं मिली। तो मलिक काफूर वहाँ से धन लूट करके वापस लौट गया, वह पांड्य राज्य को कभी जीत नहीं सका। तो इस प्रकार से उसने उत्तर भारत में अलाउद्दीन ने साम्राज्य में विलय की नीति अपनाई, जबकि दक्षिण भारत में उसने उस शासकों को अधीन बना करके वार्षिक कर चुकाने के बदले में पुनः उनको राज्य सौंपने की नीति अपनाई। और अलाउद्दीन की इस साम्राज्य विस्तार की नीतियों के कारण उसका जो साम्राज्य का विस्तार है वो पंजाब से लेकर के मदुरा या केरल तक के प्रदेशों तक हो चुका था।